सभी लोगों को नमस्ते। मैं पुष्कर अवस्थी। आज हम लोग एसएससी जीडी में एक सीरीज लेके आए हैं जिसमें आपको रोज वीडियो मिल जाएंगे। इसमें क्या है, प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चंस अभी तक हुए हैं हर एग्जाम के वो आपको मिल जाएंगे। तो आज हम लोग देखते हैं एसएससी जीडी 12/2/2019 का सिर्फ सेकेंड के जितने भी मैथ के क्वेश्चन हैं उसको सभी देखते हैं, ठीक है ना। अच्छे प्रकार से देखते हैं। पहला सवाल है कि एक राशि पर चौथे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 6,000 रुपये है तथा पांचवें वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 6750 रुपये है। तो ब्याज का संयोजक वार्षिक किया गया है। ब्याज का संयोजन वार्षिक किया गया है तो ब्याज की दर क्या है, ठीक है ना। तो कितने आराम से सवाल कर पाएंगे। जब भी आपको सीआई का सवाल मिल जाए, किसका सवाल मिल जाए, सीआई का, ठीक है। जब भी आपको सीआई का मिल जाए तो आपको याद रखना है, ठीक है। सीआई का जब भी सवाल मिल जाए तो आपको करना क्या है कि यहाँ पर अगर एक वर्ष का गैप हो, एक वर्ष का अंतर हो दोनों समयों के बीच में, तो आप इसको डायरेक्टली निकाल सकते हो। कैसे, यहाँ पर देखिए 6,000 है, यहाँ पर कितना है 6,000। इसको और देख लेंगे पेन के लिए, यहाँ पर कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए वैल्यू कितनी है 6,000 और यहाँ है 6750। इन दोनों में देखिए अंतर कितना है। यहाँ पर देखिए चौथे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 6,000 है और पांचवें वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 6700, यहाँ पर देखिए 50 रुपए। तो कितनी वृद्धि है 750। याद रहेगा, बस यही 750 आप निकाल लीजिए किसमें 6,000 पे। तो 6,000 पे निकालेंगे आप, गुणते 100 कितना परसेंट है। तो 750 6,000 कितना परसेंट है। आप इसको हल करेंगे तो 12.5% आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। सवाल नंबर देखिए, ये सवाल है, ये भी सवाल आया है। तो यहाँ पर देखिए बोर्डमस का सवाल है, सरणीकरण का। बोर्डमस का कैसे सिंपल से हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सबसे पहले बोर्डमस में आपको पता होगा कि आपको सबसे पहले क्या हल करना है कि भाग, और वो भी अगर कोष्टक लगे हो तो सबसे पहले छोटा कोष्टक। अगर छोटा कोष्टक के पहले हो, मंझला कोष्टक ना हो के आपको लिखा हो रेखा कोष्टक, तो पहले छोटे कोष्टक के पहले रेखा कोष्टक हल करेंगे। लेकिन यहाँ रेखा कोष्टक है नहीं, तो छोटा कोष्टक पहले, फिर मंझला कोष्टक, और मंझला कोष्टक के बाद बड़ा कोष्टक, ठीक है ना। तो यहाँ पर पहले छोटा कोष्टक इसको हल करेंगे, याद रहेगा, इसको आपको हल कर लेना है। तो यहाँ पर क्या करना है ये समझिए ध्यान से। तो यहाँ पर 2 में, यहाँ पर समझे, तो यहाँ पर 1 का भाग 2 में देंगे तो 2 आ जाएगा, और यहाँ पर 2 का प्लस 2 में, तो ये पूरा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्या वैल्यू हो जाएगी 0 वैल्यू हो जाएगी, ठीक है ना। जब 0 वैल्यू हो जाएगी तो यहाँ पर 6 में 4, यहाँ उधर का खत्म हो जाएगा। 6 में 4 गया कितना आ जाएगा 2, और 10 में 2 चला जाएगा तो कितना आंसर आ जाएगा 8। आपका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। देखिए तीसरा सवाल देखते हैं। 4200 रुपए की एक राशि साधारण ब्याज पर 3 वर्षों में 5,082 रुपए हो जाती है, तो ब्याज की वार्षिक दर क्या है। कितना सिंपल सवाल है एसआई का, देखते हैं। तो 4200 रुपए, 4,200 रुपए, 5,082 रुपए हो जाता है, ठीक है ना। तो आप पहले ये देख लीजिए कि यहाँ पर कितनी वृद्धि हुई है, मतलब एसआई। तो 3 साल का हम, 3 वर्ष का हम क्या ले लेंगे एसआई कितना होगा। तो घटा दीजिए 4200 इसमें, तो जब घटाएंगे तो 882 रुपये आपको आएगा। क्या आएगा 882 रुपये 3 वर्ष का। तो 1 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, जब आप करेंगे 3 का भाग दे दीजिए, 3 दूनी 6, 3 9 27 और 3 चौको 12, 294 रुपये आ जाएगा, ठीक है ना। 1 वर्ष का ब्याज आ गया। अब रेट आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं, 294 यही निकाल लीजिए किस पे 4200 में, कितना परसेंट है आपका आंसर हो जाएगा। तो 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए और 42 से इसके काटेंगे तो 7 बार चला जाएगा। कितने बार जाएगा तो 7 बार। तो आपका आंसर जो आएगा वो 7% आपका 4 नंबर सही हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए आप चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। सवाल है, नीचे दिया गया डेटा उन व्यक्तियों की संख्या को दर्शाता है जिन्होंने एक निश्चित राशि की बचत की है। सवाल क्या है, प्रति व्यक्ति बचत का माध्य ज्ञात कीजिए। आपको पता होना चाहिए कि माध्य को औसत भी कहते हैं, तो आपको औसत ज्ञात करना है, ठीक है ना। माध्य टेंशन नहीं लेना है, आपको औसत करना है। कैसे करना है, तो यहाँ पर ये बचत है और ये व्यक्तियों की संख्या, तो हम क्या करेंगे बचत का गुणा व्यक्तियों की संख्या में कर देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो 5 एक कम 5 आ जाएगा, इसका गुणा 15 थे 45। जब 15 रुपए एक व्यक्ति का है तो 3 व्यक्तियों कितना हो जाएगा 45। इसी तरीके गुणा कर देंगे। इसी तरीके 20 चौको 80 गुणा कर देंगे। फिर इसी तरीके 25 दूनी 50 गुणा कर देंगे। 30 एक कम 30 आ जाएगा। 35 एक कम 35 आ जाएगा और 40 दूनी 80। तो आपका ये यहाँ पर 80 आ जाएगा, ठीक है ना। सब आपको जोड़ देंगे, सबको जोड़ेंगे
तो आपको यहाँ पर जो वैल्यू बन जाएगी 325 बन जाएगी। कितनी बन जाएगी? 325। जोड़ने पर देख लीजिएगा 325 आएगा और जोड़ने पर 325, जितने लोग हो ये लोगों की संख्या, इसका आप क्या कर देंगे, जितनी लोग हैं उसे का भाग दे दीजिए। जब आप जोड़ेंगे तो याद देखो 3 1 4 4 4 8 8 2 10 और 10 4 14, तो इसका मतलब यहाँ पर 325 में आप 14 का भाग दे दीजिए। ठीक है, तो आपका माध्य निकल आएगा। ठीक है ना, तो 14 का भाग दीजिए। 14 का पूरा तो कटेगा नहीं, तो आप जितना कटे वो काट दीजिए। 14 दूनी 28, यहाँ बचा 4 और यहाँ बचा 5, है ना। यहाँ पर आ जाएगा 14 42, तो 23 दशमलव कुछ आएगा, मतलब 23.21 आंसर आ जाएगा। और किसी में 23 है नहीं, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, 3, इसमें ऑप्शन नंबर ए बी सी नहीं है, इसमें 1 2 3 4 है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। ठीक है ना, चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। देखिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। सवाल है ए तथा सी मिलकर एक कार्य को 120 दिन में पूरा कर सकते हैं। सी तथा ई मिलकर समान कार्य को 80 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए तथा ई मिलकर समान कार्य को 160 दिन में पूरा कर सकते हैं। और ए सी तथा ई मिलकर समान कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। कितना सिंपल सवाल है ये, देखिए सवाल है तो आपको लिख सकते हो, आप पेन ले लेंगे तो यहाँ हो जाएगा ए और सी। ए सी कितने दिन में हो जाता है, 120 दिन लगेंगे, तो लिख दीजिए। या फिर कह रहा है सी और ई, तो सी और की कितना दिन में हो जाएगा, तो यह हो जाएगा 80 दिन में। और यहाँ पर देखिए ए और ई जो है वहाँ पर कितना 160 दिन। तो हम क्या करेंगे, हम तीनों का लासा ले लीजिए। ठीक है ना, तो लासा ले लेंगे तो आपका जो आएगा 480। कितना आएगा, 480 काम ले लिया हमने। ठीक है ना, अब इसकी क्षमता ए और सी की देख रहे हैं, तो 120 दिन में जब 480 काम, तो एक दिन में कितना काम, तो 12 चौको 48, 4 आ जाएगा। इसी तरीके 80 दिन में 480 काम, तो एक दिन में कितना काम, तो क्लियर कर दे, 8 से कर देंगे तो 6 आ जाएगा। और ए और ई का कितना हो जाएगा, तो 16 3 48, तो 3 आ जाएगा। इसको जब जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 2a प्लस सी प्लस ई, ये आ जाएगा, क्योंकि सब लोग दो दो हैं, तो इसको जब जोड़ेंगे तो 13। तो ए प्लस सी प्लस ई की क्षमता जो आ जाएगी वो आ जाएगी 13/2। 2 का भाग दे दीजिए तो ये आ जाएगी, बस इसी का भाग दे देना इसमें। तो हमें पता है कि ए और सी और ई एक दिन में 13/2 काम करते हैं, तो 480 काम कितने दिन में होगा, तो इसी का भाग दे दीजिए। तो 480 में 13/2 का भाग दे दीजिए, मतलब 13.5 का। ठीक है ना, सॉरी 6.5 बोलते हैं उसको। ठीक है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मतलब 13/2 का भाग दे दीजिए। जब भाग देंगे, ठीक है, तो 2 ऊपर चला जाएगा, तो ये बन जाएगा 480 दूनी या 960 बन जाएगा। ठीक है, 48 दूनी 96 हो गया और 13, तो आपका ऑप्शन नंबर देख लीजिए 4 सही है। ये ऑप्शन नंबर कटे थे, हमने लिख दिया है ताकि आपको दिक्कत ना हो। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, 960/13 दिन आ जाएगा। ठीक है ना, चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। देखिए एक सवाल है, मोहित एक स्थान से ए से चलना आरंभ करता था, स्थान बी पर 12 घंटे में पहुंचता है। वह कुल समय 1/5वां भाग 6 किलोमीटर प्रति घंटे गति से तथा शेष दूरी 8 किलोमीटर प्रति घंटे गति से तय करता है। तो ए तथा बी के मध्य दूरी कितनी है। कितना सिंपल सवाल है, ये भी देखने। ये टाइम डिस्टेंस का सवाल है। आपको ये सवाल इस तरीके से मिल जाए तो आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको इधर ध्यान देना है कि 1/5वां भाग है। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे कि हम कुल दूरी इसके 5 के अकॉर्डिंग ले लेंगे। ठीक है ना, कुल दूरी हमने मान ली 5d। कितनी मान ली, कुल दूरी हमने मान ली 5d। कितनी मान ली, पूरी दूरी 5d बेटा, है ना। तो 5d में 1/5वां भाग जब इसका करेंगे तो xd ही निकलेगा, केवल कुछ भाग उसने d दूरी अलग से पेन से कर देंगे ताकि तुम्हें समझ में आ जाए। ये तो इसने क्या किया कि d दूरी इसने तय की हो, इसने कितनी दूरी तय की, d दूरी। अब शेष दूरी कितनी बची, 4d दूरी बची, है ना। बस ये आप अगर ये चीज समझ गए तो समझ में आ जाएगा। तो d दूरी ये थोड़ा सा मेटे दे रहे हैं ताकि कोई दिक्कत ना पड़े, आपको समझ में आ जाए, हर चीज समझने के प्रयास तो कर रहे हैं हम, बाकी अपना क्लियर कर सकते हो। ठीक है ना बेटा, ये तो ये आपकी जो दूरी है ये d दूरी है और ये 4d दूरी। ये किस चाल से तय करता है, 6 किलोमीटर से। और ये किस चाल से ये तय करता है 6 किलोमीटर प्रति घंटे से, और ये तय करता है 8 किलोमीटर प्रति घंटे से, जो दिया गया है। ठीक, और कुल समय कितना दिखा है, 12 घंटे। बस आपको हल कर लेना है। इसमें क्या लगेगा, समय
प्लस समय बराबर समय, ठीक है ना। कैसे, तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल, तो d बटे 6 प्लस d बटे 8, इसको आप बराबर करके कर सकते हो। यहाँ पर d नहीं होगा, यहाँ पर 4d होगा क्योंकि 4d है, और यहाँ पर करेंगे 12 घंटे, ये d प्लस टाइम t प्लस t बराबर t, तो यहाँ पर कुल समय कितना हो जाएगा 12। समझ में आ रहा है कि नहीं, हल कर लीजिए। एलसीएम यहाँ पर काट देंगे तो यहाँ 2 आ जाएगा, एलसीएम 6 आ जाएगा, 6 कम 6 यहाँ पर कट जाएगा तो d बनेगा केवल, और 2 से काटेंगे 3 तो 3d आ जाएगा बराबर 12। तो ये आप जाएगा 4d और ये हो जाएगा 12 गुणते 6, 4 से काटेंगे 3 बार, और d की वैल्यू आएगी 18। कितनी आ जाएगी 18। समझ में आ रहा है, ये 18 किलोमीटर आपका आंसर ये आ जाएगा। लेकिन आंसर ये नहीं है, आंसर पूछ क्या रहा है, ए बी की मध्य की दूरी, तो हमने क्या मानी थी बेटा 5d, कितनी मानी थी 5d, तो 5d तो 5 गुणा कर दीजिए, तो जब 5d मानी थी तो इसमें 18 रखेंगे d की जगह, तो 15 अट्ठे 18 पंचे 90 हो जाएगा, 18 पंचे कितना हो जाएगा 90, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे, देखते हैं नेक्स्ट सवाल। 7वां सवाल है कि 22 से 3/4 भागित, ये भाग का निशान है, याद रखिएगा आप लोग, ये कभी हो सकता है आप लोगों को दिक्कत लग रहा हो, ये भाग का निशान है यहाँ पर। तो 22 से 3/4 भागित 14/3 का 8, यहाँ पर है ऋणात्मक ऋण 1/5 प्लस, है ना, आधी इंग्लिश आधी हिंदी बोलना है। देखिए चलते हैं 7वें सवाल पे। 7वां सवाल है कि 22 से 3/4 भागित 14/3 का 8, यहाँ पर ऋण 1/5, यहाँ पर है धन 4 माइनस 2 यहाँ पर है, और फिर भागित है 1/2, ठीक है ना। देखिए चलते हैं 7वें सवाल पे, चलते हैं 7वें सवाल में। 7वां सवाल है आपका, देखिए सरणीकरण का है, कितना सिंपल है बोर्डमस का, आपको डायरेक्टली कर लेना है। कैसे करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, छोटा कोष्ठक हल कर लेना है। छोटा कोष्ठक में क्या करना है, भाग को हल करना है। जब यहाँ पर देखिए 2 बटे में यहाँ पर भाग लिखा है, भाग का निशान लगा है, और 1/2 है, तो जहाँ पर गुणा लगाएंगे तो ये पलट जाएगा, पलट के क्या हो जाएगा 2 ऊपर चला जाएगा, पलट चला जाएगा तो 4 हो जाएगा, तो ये प्लस का 4 और माइनस का यहाँ पर 4, तो ये सब पूरा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसी तरीके से इसको जब हल करेंगे आप तो 5 40 एक चला जाएगा तो 39/5 आ जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा 39/5। अब देखिए ध्यान से, जब आप इसको देखेंगे, इसको हल करेंगे तो 22 सही 3/4 को आप बोल सकते हैं 91/4, कितना बोल सकते हैं 91/4, याद रहेगा। तो यहाँ आप लिख सकते हो थोड़ा सा, जो बचा है 91/4 भागित 14/3 और का 39/5। तो क्या का मतलब, पहले इसको इसी को हल कर लीजिए, तो इसी को हल कर लेंगे, का मतलब गुणा, तो इसको जब हल करेंगे तो 3 से ये कट जाएगा 39, तो ये कितना आएगा 13, कितना आ जाएगा 13 बार, तो बस ये आ जाएगा। तो यहाँ पर गुणा लगा है तो क्या हो जाएगा 91/4, यहाँ पर क्या हो जाएगा गुणा लग जाए तो ये चीज ऊपर चला जाएगा, तो 5 ऊपर चला जाएगा और 14 गुणते 13 नीचे आ जाएगा। तो अब इसको काट दीजिए, 13 7 91 और 7 दूनी 14, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 5/8, आपका आंसर क्लियर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलते हैं अगले सवाल पे। देखिए ये सवाल है 8वां, यदि a b से 20% कम है तो यहाँ पर समझिए 2b माइनस a/a का मान क्या होगा। कितना सिंपल सवाल है, केवल आपको ये याद रखना है, ये क्या लिखा है a b से 20% कम है। भैया जब याद रखना a b से, तो आपको a को नहीं पकड़ना, पहले b को पकड़ लेना। a b से 20% कम है तो हम क्या करेंगे, a b अनुपातिक वैल्यू कर लेंगे, ठीक है ना। a b से 20% कम है तो a b को पकड़ेंगे, पहले a को नहीं पकड़ेंगे, ठीक है। तो b को मान लीजिए 100, क्या मान लेंगे 100, जब b को 100 मान लिया और a इससे 20% कम है तो ये हो जाएगा 80। ये अनुपातिक वैल्यू क्या आ जाएगी इसकी 4 और इसकी अनुपातिक वैल्यू आ जाएगी 5। अब इसी अनुपात को इसी समीकरण में रख दीजिए, तो इस समीकरण को रखेंगे तो देखिए ध्यान से, तो 2 की जगह 2, b की जगह रखेंगे 5 माइनस, और ये रखेंगे 4 बटे यहाँ पर रखेंगे 1, मतलब यहाँ पर 4 हो जाएगा a की वजह। इसको हल कर लीजिए, बस आंसर आ जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा 5 दूनी 10, 6 आ जाएगा, तो नीचे 4, इसको काट देंगे तो आपका आंसर जो आएगा 3/2 आ जाएगा शायद, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलते हैं अगले सवाल पे।
देखिए ये सवाल है, कितना सिंपल सवाल है ये भी। 12 व्यक्ति एक कार्य के आधे को 9 दिन में पूरा कर सकते हैं, कितने व्यक्ति समान कार्य को, ये लिखा है संपूर्ण, है ना, समान संपूर्ण को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। कितना सिंपल सवाल है। तो आपको क्या करना है, एमडीएच का फार्मूला यूज कर लेना है इसमें, ठीक है ना। फार्मूला होता है एमडीएच बराबर एमडीएच, अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो पता होगा आपको। तो क्या करना है, तो उसी में रख देना 12 आदमी आधे काम को कितने दिन में, 9 दिन में आधे काम करते हैं, नीचे कर दीजिए एमडीएच अपन डब्ल्यू, ठीक है ना। एमडीएच अपन डब्ल्यू फार्मूला होता है, इसी तरीके से रख दीजिए बराबर। अब फिर कितना है, कितने व्यक्ति लिखा है तो हम लिख देंगे एम व्यक्ति, लिखा है 6 दिन में पूरा कर देते हैं, कितना, पूरा काम। बस हल कर लीजिए इसको। जब आप इसको हल करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा और 2 से ये खत्म हो जाएगा 6 3 बार, और 3 से खत्म हो जाएगा 4 बार। तो 4 9 चौको 36, तो आपका आंसर नंबर ये देखिए 3 आ जाएगा, ठीक है। 36 आपका आंसर हो जाएगा, कितना आ जाएगा 36, ठीक है ना। तो आपका आंसर क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। चलते हैं अगले सवाल पे। देखिए ये भी कितना सिंपल सवाल है। पी और क्यू का अनुपात दिया गया है 5:6 और आर और क्यू का अनुपात दिया है 25:9। तो पी आर का मान पूछ रहा है कि पी और आर का अनुपात क्या होगा। कितना सिंपल सवाल है, कुछ दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। तो यहाँ पर आपको ये देखना है कि यहाँ कॉमन क्या है। तो यहाँ पर पी क्यू है और यहाँ आर क्यू है। तो थोड़ा सा ऐसा करिए, इसको पलट दीजिए, समझ आ रहा है, थोड़ा इसको पलटना पड़ेगा। जब हमें पता है कि पी क्यू तो ठीक है, लेकिन ये थोड़ा गड़बड़ लग रहा है, तो इसको सही कर लीजिए। तो क्या लगेंगे, क्यू और आर। तो क्यू और आर का अनुपात क्या हो जाएगा, जब हमें पता है कि आर और क्यू का अनुपात 25:9 है, तो क्यू और आर का अनुपात कितना हो जाएगा, 9:25 नहीं कर सकते बेटा। बस आपको जिग जैग नियम में कर लीजिए इसको। तो क्या करेंगे, 5:6, अब रख सकते हो आप 9:25, इसको हल कर लीजिए। तो 9 पना 45, 9 छक्का 54 और 25 छक्का 150, ठीक है। बस तो ये आपका आ गया ए का मान, ये आ गया ये ए बी सी तो है नहीं, तो थोड़ा सा हमसे गलती हुई, ठीक है ना। यहाँ पर पी क्यू आर है तो कोई दिक्कत नहीं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। तो हमने यहाँ पर देखो ध्यान समझना, तो ये मान आ गया पी का, ये आ गया, ये मान रखा था पी का, ये मान रखा था यहाँ पर किसका मान रखा था, क्यू का, और ये मान रखा था आर का। तो यही चीज है, तो ये आ गया पी क्यू आर। अब ये पूछ क्या रहा है, पी और आर का मान, तो पी अनुपात आर, तो ये हो जाएगा 45 इधर रख दीजिए, 150 उधर रख दीजिए। इसको जब काटेंगे तो कट जाएगा, 5 से काटेंगे 9 बार जाएगा, 5 से काटेंगे 30 आएगा, और काट दीजिए, 3 त्रिका 9 और 3 से काटेंगे 10, 3:10 आएगा। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलते हैं अगले सवाल पे। देखिए अगला सवाल चलते हैं। अगला सवाल है 11वां नंबर। एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 4:3:2 है। यदि त्रिभुज का परिमाप 63 मीटर है तो सबसे बड़ी भुजा की लंबाई क्या है, ठीक है ना। तो आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना, बिल्कुल सिंपल सवाल है। और एसएससी जीडी में आपसे बताएं इतने टफ सवाल नहीं आते जो आप कर नहीं पाओ। अगर आपने 6 महीने अच्छे से मेहनत की है, ईमानदारी से मेहनत की है, तो आपका सिलेक्शन पक्का है, ठीक है ना। मैथ तो बिल्कुल कवर हो जाएगी आपकी, ठीक है ना। तो बहुत बड़े बड़े सवाल नहीं आते, बशर्ते थोड़े बहुत अच्छे सवाल जरूर आते हैं, घुमा के जरूर पूछिएगा, ठीक है ना। तो एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 4:3:2 है। त्रिभुज का परिमाप दिया है 63, तो भैया 3 ही तो भुजाएं होती हैं, और परिमाप परिधन माप, बाहरी माप को परिमाप कहते हैं। तो तीनों भुजाओं का योग 63 दिया ही है, तो बस इसको जोड़ दीजिए। तो 4 और 3, देखिए 4 3 2, अनुपातिक योग कितना आएगा, 9। देखिए 4 3 7 2 9, और यही 9 बराबर दिया गया है। 9 बराबर किसके, 63 के। किसके दिया गया, 63 के। तो 1 बराबर किसके हो जाएगा, 1 बराबर किसके हो जाएगा, बताओ जल्दी से, 9 7 63, 7 के, ठीक है ना। तो अब पूछ क्या रहा है बेटा, सबसे बड़ी भुजा, तो सबसे बड़ी भुजा 4 ही है, तो 4 बराबर निकाल लीजिए, 4 7 28, आपका आंसर हो जाएगा 28 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलते हैं अगले सवाल पे। देखिए ये भी सवाल कितना सिंपल है, ज्यादा से ज्यादा 4-5 सेकंड लगेंगे, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। और अच्छा पढ़ने वाले हो तो 2-3 सेकंड में हो जाएगा। कैसे, 16 अनुपात देखे, दो संख्याओं 16 और 20 के मासा और लासा का अनुपात क्या होगा। कितना सिंपल है, मासा और लासा। तो सबसे पहले इन संख्याओं का अनुपात ना कर लें, अगर इसको काट दे तो और छोटा कर दे, यहाँ पर अनुपात के निशान लगा दीजिए और काट दीजिए। तो ये आप काटेंगे 4 चौको 16, 4 पंचे 20। अगर तुमसे पूछा जाए कि इन 4 और 5 संख्याएं हैं, इनका लासा कितना होगा, तो 20 तो होगा, और इनका मासा क्या होगा, तो यहाँ पर 4 और यहाँ पर 5 एक अभाज्य संख्या है, तो मासा क्या होगा, 1। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर मासा और तो 1:20। आपका आंसर नंबर 1 सही हो जाएगा,
कितना सिंपल सवाल हो गया, ठीक है ना। चलते हैं आगे, देखिए अगले सवाल में चलते हैं। सवाल नंबर 13 पे, नीचे दिए गए बार चार्ट में 7 क्रमागत वर्षों y1, y2, y3, y4, y5, y6 तथा y7 के लिए व्यय से राजस्व के अनुपात को दर्शाया है। व्यय से राजस्व के अनुपात को दर्शाया है, तो लाभ प्रतिशत किस वर्ष के लिए न्यूनतम है, ठीक है ना। किस वर्ष के लिए न्यूनतम है तुम्हें करना है, तो समझना क्या है, आपको समझना है ध्यान से। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा अनुपात, तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, अनुपात दिख रहा है। तो आपको समझ में आना चाहिए कि यहाँ पर अनुपात तो है नहीं, तो आपको ये क्लियर होना चाहिए, ये क्लियर होना चाहिए कि आपको यहाँ पर जब अनुपात है तो यहाँ पर अनुपात नहीं दिखे तो याद रखना दशमलव भिन्न में अनुपातिक वैल्यू होती है, याद रहेगा। कहीं पर भी दशमलव भिन्न लग जाए तो वहां पर अनुपातिक वैल्यू होगी। तो यहाँ पर देखिए दशमलव भिन्न ये है, तो अगर गौर करने के दशमलव यहाँ लिखा है 0.80, तो यहाँ पर अनुपात तो है नहीं, लेकिन है अनुपात, कहाँ है देखते हैं। 0.80 अगर लिखा है तो हम बटे करके 100 नीचे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, है ना। अब इसको काट सकते हैं कि नहीं, तो 4 से कटेगा, ये 5 बार कट जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 4/5। इसी 4/5 को भी तो आप 4:5 लिख सकते हो कि नहीं, बताओ। तो यही तो अनुपातिक है। तो जब भी आपको दशमलव भिन्न कहीं नजर आ जाए तो वो भी अनुपातिक वैल्यू का काम करती है, ठीक है ना। तो आपको समझना है। तो वही ये पूछ रहा है कि लाभ प्रतिशत किस वर्ष के लिए न्यूनतम है, याद रहेगा। तो याद रखना यहाँ पर ये मान के चलेंगे कि मान लीजिए 80 रुपए लगाए और 100 रुपए इसने प्राप्त किए यहाँ पर y1 में, यहाँ 75 रुपए लगाए, यहाँ पर 100 रुपए प्राप्त किए, यहाँ 84 रुपए लगाए 100 रुपए प्राप्त किए, यहाँ 90 रुपए लगाए 100 रुपए, तो सबसे कम किसमें लाभ होगा। तो गौर करने वाली बात है, ये देखिए y7 दिख रहा होगा, यहाँ 96 रुपए केवल लगाए और उसने केवल कितना प्राप्त किया, 100 रुपए। तो फायदा सबसे कम किसमें होगा, इसी में तो हो रहा है, तो y7 आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले सवाल पे, ठीक है ना। सवाल देखिए, ये भी बिल्कुल सिंपल सवाल है, प्रॉफिट एंड लॉस का। एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य का 60% है ना। कितना सिंपल है। यदि वस्तु को 20% लाभ पर बेचा गया हो तो छूट प्रतिशत कितना है। देखिए ध्यान से, यदि वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य, तो यहाँ पर सीपी आप समझ सकते हैं 100 से लिख दीजिए और एमपी यहाँ पर कर दीजिए अंकित मूल्य को 60%, मतलब 160 कर दीजिए, ठीक है ना। अब वो कह रहा है वस्तु को 20% लाभ पर, तो इसका मतलब 120 में बेचा गया होगा, इसको एसपी कर दीजिए इसको, ठीक है। तो वह लिखा है कि वह छूट प्रतिशत कितना देता है, तो भैया वैल्यू की तो 160 की थी और दिया कितने में, 120 में, तो यहाँ पर छूट कितनी, डिस्काउंट कितना दिया आपने बताइए। तो 40 का डिस्काउंट आपने सीधा सीधे दिया, तो यही डिस्काउंट परसेंट आप निकाल लीजिए। तो हमेशा याद रखना डिस्काउंट परसेंट हमेशा एमपी पर दिया जाता है। किसमें दिया जाता है बेटा, एमपी पर। तो 40 160 का कितना परसेंट होगा, तो आपका आंसर हो जाएगा 25%, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। चलते हैं अगले सवाल पे, ठीक है ना। ये देखिए कितना सिंपल सवाल है, इस तरीके देखते हैं सवाल। देखिए सवाल को इस तरीके देखेंगे कि यहाँ पर पाई चार्ट का ये भी सवाल है, कैसे देख करते हैं इसको देखें। और इसमें 2 सवाल हैं और ये टफ नहीं होते बेटा, और हर एसएससी जीडी में अधिकतर सवाल पाई चार्ट के तुम्हें मिलेंगे, ठीक है। 1 सवाल 2 सवाल तो मिलेंगे ही। तो देखते हैं सवाल, और सिंपल सवाल होते हैं, लेकिन लोग क्या करते हैं देख कर छोड़ देते हैं कि हमें नहीं आएगा, लेकिन आए कैसे नहीं, बिल्कुल आएगा, ठीक है ना। चलते हैं सवाल देखते हैं। लिखा है नीचे दिया गया पाई चार्ट कार बनाने की 7 विभिन्न प्रक्रियाओं J1, J2, J3, J4, J5, J6, J7 में लगने वाले समय को कार बनने में लगने वाले कुल समय प्रतिशत के रूप में दर्शाता है। लिखा है एक कार बनने में कुल 1200 घंटे लगे हों, याद रहेगा 1200 घंटे लगे हों एक कार बनने में। तो पहला क्वेश्चन ये सब देखिए, ये पाई चार्ट बना है आपका, इसको देखेंगे तो ये लिखा है J2 तथा J5 प्रक्रियाओं में कुल कितना है समय लगेगा। तो यहाँ पर J2 का कितना है, J2 का परसेंट देखिए कितना है, आप देख सकते हैं 18%, और J5 का कितना है 12%। अगर इनको जोड़ दीजिए तो आपको देखेंगे 18 और 12 30 होता है, कितना बनता है 30% बन जाता है। बस आपको यही तो कह रहा है कुल कितना है, तो बस 30% कुल है, 30% निकाल लीजिए। तो 1200 कुल घंटे हैं, तो 1200 का 30% जब निकालेंगे तो आप समझ सकते हैं, तो 12 3 36 मतलब 360, आपका आंसर नंबर 4 सही हो जाएगा, ठीक है ना। कितना सिंपल सवाल हो गया। इसी तरीके से अगर नीचे वाले सवाल 16 नंबर को देखेंगे तो भी यही सवाल है, J1 तथा J4 प्रक्रियाओं में लगने वाले समय के बीच अंतर कितना है। कितना सिंपल सवाल है। अब J4 तो आप देखोगे तो 8% है, ये दिख रहा है, और J1 का अगर देखोगे तो 14% है। तो 8 और 14 के यहाँ पर घटा दीजिए, अंतर देखना है। तो 14 में 8 जाएगा तो 6 आएगा, तो 6% आपको देखना है। तो यहाँ पर इनका जो अंतर रहेगा वो 6% रहेगा, तो 6% आपको निकालना है। तो बस
1200 का 6% निकाल लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो 2 बार 6 72, तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, 72 घंटे। ठीक है ना, चलते हैं अगले सवाल पे। देखिए चलते हैं अगले सवाल पे। सवाल नंबर 17 में लिखा है एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन 1232 सेंटीमीटर क्यूब है। यदि शंकु की लंबाई 24 सेंटीमीटर है तो इसके आधार की त्रिज्या कितनी होगी। कितना सिंपल सवाल है, आयतन का सवाल है और आयतन में शंकु। आयतन और आप आयतन पढ़ लो चाहे आपका क्षेत्रफल पढ़ लो, आपको फार्मूले पढ़ने पड़ेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, फार्मूले याद करने पड़ेंगे तभी आपको बनेगा। तो इसमें क्या होगा, शंकु आयतन तुम्हें पता होना चाहिए कि शंकु आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है ना, इसी में रख दीजिए आप। सिंपल सा सवाल है, कोई इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है और ऐसे ही सवाल आते भी हैं। ठीक है, तो 22/7 रख दीजिए। पाई का मान, आर का मान पूछ रहा है और एच का मान यहाँ पर दिया गया है कि 24। बस आपको रखना है और हल कर लेना है, कट जाएगा सीधी सी बात। तो 22 से खत्म हो जाएगा, 1232, तो 22 पंचे 110 और यहाँ आ जाएगा 13 और 2 और जुड़ जाएगा 132। 22 छक्का 132 होता है, तो ये आ गया 56। ठीक है ना, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 3 से कट जाएगा 24, तो ये जाएगा 8 बार और 8 से कट जाएगा ये 7 बार। तो आप देख सकते हो कि आर स्क्वायर बराबर आ जाएगा 7 × 7, तो इसका मतलब आर बराबर वैल्यू आ जाएगी 7। ये आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। चलते हैं अगले सवाल पे। लिखा है यदि एक 12 वर्ष के लड़के को एक अन्य लड़के से बदलते हैं तो 18 लड़कों की औसत आयु 1.5 वर्ष बढ़ जाती है। कितना सिंपल सवाल है औसत का। तो नए लड़के की आयु कितनी होती है, तो कहीं पर लिख लो। अगर वृद्धि हो रही है और नए की पूछी जा रही हो तो आपको कुछ नहीं करना, जो औसत वृद्धि है इसका गुणा कर देना है। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 18 में किसमें गुणा कर देना, 18 में। जैसे आप 18 में गुणा करेंगे तो आपको ये पता होना चाहिए, 1.5 को, जो ये लिखा है 1.5 को 3/2 अगर गुणा करना हो तो आप ऐसे गुणा कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 3/2 काट देंगे तो 9 9 3 27 बन जाएगा। कितना बन जाएगा, 27। इसका गुणा कर देंगे तो बन जाए 27। कितना बनता है, 27। बस उठाइए और जो पिछला वाला लड़के है ना, जो गया है जिससे बदला गया है उसमें जोड़ दीजिए। तो 12 और 27 जोड़ देंगे, तो इसको जोड़ दीजिए, तो 12 27 जोड़ जाएंगे तो 39 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, चलते हैं अगले सवाल पे। देखिए ये भी सवाल बिल्कुल पीछे वाली सवाल के अभी हमने करवाया है, उसी तरीके से सवाल है मुझे लग रहा है। 17 नंबर सवाल अभी हमने करवाया है ना, शायद देखिए कराते हैं। देखिए 17 नंबर देखिए, है ना, उसी तरीके ये भी सवाल शायद है। देखिए एक लंबवृत्तीय शंकु वाला भी है। एक लंबवृत्तीय शंकु आयतन इतना है, शंकु की लंबाई 12 सेंटीमीटर, तो इसके आधार की त्रिज्या कितनी है। तो ये हमें लग रहा है हमें नहीं बताना चाहिए, आपको लोग कर लेंगे, है ना, देख लेंगे क्या आंसर है। तो मुझे ये लग रहा है कि क्लियर कर लेंगे। ठीक है ना, चलते हैं अगले सवाल पे। 8 संख्याओं का औसत 44 है। यदि प्रत्येक संख्या में y जोड़ा जाता तो औसत 47 हो जाता। आपको बताना चाहते हैं कि जो जोड़ने वाली वैल्यू है आपको कुछ नहीं करना। इस तरीके सवाल जब भी मिल जाए तो आपको जो पहले औसत कितना था 44, अब औसत कितना है 47, तो कितनी वृद्धि हो रही है 3। बस आपको जोड़ने वाली औसत मिल जाएगी संख्या। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ठीक है ना, आपको ऐसे सवाल मिल जाए इसी तरीके करिए आप। ठीक है ना, जल्दी हो जाएगा। आप देखते हैं अगले सवाल पे। देखिए ये सवाल है 21 नंबर। यदि x अनुपात y बराबर 7:5 और y अनुपात z बराबर 7:11 हो तो y x y z का मान। तो ये भी बिल्कुल सिंपल सवाल है, ये भी कुछ नहीं करना आपको। देखिए यहाँ पर y और y दिख रहा है, तो बस यहाँ पर क्या करना है, अनुपात समानुपात का है, जिग जैग नियम लगा देना है। तो क्या करना है, यहाँ पर कर देना है 7:5 और ये 7:11। बस, तो 7 7 49, 7 5 35 और 11 5 55। कहीं पर दिख रहा हो तो ऑप्शन मार सकते हो। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। ठीक है ना, चलते हैं अगले सवाल। देखिए चलते हैं अगले सवाल पे। सवाल देखिए 22 नंबर है। एक कमरे की लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई 16 मीटर, 12 मीटर, 15 मीटर है। उस कमरे में रखे जाने वाली सबसे बड़ी छड़ की लंबाई क्या होगी। ये सवाल मेंसुरेशन का है, आयतन में आएगा ये सवाल। तो ये घनाभ का है, किसका है, घनाभ का। तो जब कमरे में सबसे बड़ी छड़ रखी जाएगी तो विकर्णवत रखी जाएगी। कैसे रखी जाएगी, विकर्णवत, है ना, डायगोनल्स में। तो यहाँ पर देखिए अगर देखोगे आप तो अगर कमरा बनाओगे आप तो इस तरीके से कमरा होता है ना। और विकर्णवत रखोगे तो विकर्णवत कैसे रखोगे, इस तरीके आकार में होगा, है ना। तो ये डायगोनल्स में रहेगा। तो डी क्या होता है, घनाभ का विकर्ण क्या होता है, √L² + B²
प्लस एच स्क्वायर, बस इसी में रख दीजिए आप। तो रखेंगे तो 16 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर 256 डायरेक्टली कर दे रहे हैं हम ताकि कोई दिक्कत ना पड़े। 12 का 144 और 15 का 225 होता है। आप जोड़ेंगे इसको तो ये आएगा 625, अंडर रूट के अंदर आएगा और इसके 625 का वर्गमूल करेंगे तो 25 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। ठीक है ना, चलते हैं अगले सवाल पे। देखिए ये सवाल कितना सिंपल है। एक कार 48 किलोमीटर प्रति घंटे गति से एक निश्चित दूरी 14 घंटे में तय करती है, तो 84 किलोमीटर प्रति घंटे की समान दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। तो जब D बराबर D बर लगा दीजिए इसमें, जब समान दूरियां हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है। D बराबर D, और D बराबर होता क्या है, S इंटू टी। तो S क्या है 48 और यहाँ पर T कितना लगा 14 बराबर यहाँ पर कितना है 48, यहाँ पर 84 लिखा है शायद, और यहाँ पर पूछ रहा है टाइम T, बस T लगा दीजिए। इसको हल कर लीजिए, 4 छंग 84 और 6 से काट दें 6 48, तो आपका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, 8 घंटे। ठीक है ना, चलते हैं अगले सवाल पे। देखिए अगले सवाल में चलते हैं। सवाल नंबर 24 में रमेश 75 वस्तु में 10,800 रुपये खरीदता है तथा उनको 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि पर बेचता है। एक वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। कितना सिंपल सवाल है, लाभ और हानि का देखते हैं। इसको करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर लॉस इक्वल क्या होता है। तो लॉस इक्वल होता है CP माइनस SP। ठीक है, हानि बराबर होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो इसी फार्मूले में आपको उठा के रख देना है। तो अगर 75 वस्तुएं खरीद रहा होगा तो 75 वस्तुएं बेचेगा, तो यहाँ पर क्या कर देंगे 75 CP माइनस 75 SP, याद रहेगा, ये कर देंगे SP बराबर यहाँ पर 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो 5 यहाँ पर SP कर देंगे। तो इसी फार्मूले में रख देंगे इसको। तो यहाँ पर कंपेयर कर लेंगे तो 75 CP बराबर 80 SP के हो जाएगा। तो ये मालूम हो जाएगा यहाँ पर कि 75 चाहे खरीद रहे और यहाँ 80 बेचें, बात एक ही है। तो देखिए यही 75 का रेट जब 10,800 है तो 80 का तो भी रेट 10,800 है ना। तो 80 वस्तुएं कितने की 10,800 की, तो एक कितने की, तो बस 10,800 में आप 80 का भाग दे दीजिए, तो 0 0 खत्म हो जाएगा। 8 से काटेंगे तो 8 1 कम 8 बनेगा, 2 बजे 8 चौको 32, नहीं 8 3 24 आएगा। ठीक है ना, और 8 पर 40, तो 135 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, चलते हैं अगले सवाल। देखिए अगला सवाल ये है 25 नंबर और यही लास्ट सवाल है। ठीक है ना, तो देखते हैं। एक दुकानदार 25% छूट देने के पश्चात 40% लाभ कमाता है, अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है। कितना सिंपल सवाल है, लाभ और हानि का। कुछ नहीं करना आपको, एक तरफ डाल देना CP और एक तरफ डाल देना MP, बस याद रखना। यहाँ पर क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का ही फेस है, तो आपको इसी तरीके कर लेना है। अब याद रखना यहाँ पर उल्टा काम करना है। CP का संबंध प्रॉफिट एंड लॉस से होता है, जबकि MP का संबंध डिस्काउंट से होता है। यहाँ उल्टा काम करना है, CP की जगह डिस्काउंट के लिए कर लेना और MP की जगह प्रॉफिट एंड लॉस का कर लेना, कुछ भी। ठीक है ना, वही चीज। तो CP है तो डिस्काउंट वाला क्या है 25%, तो यहाँ 75 हो जाएगा। ठीक है ना वैल्यू। और MP वाला कितना है, MP यहाँ पर कितना लाभ कमाता है 40%, तो ये हो जाएगा 140। बस आपको कुछ नहीं करना, समझ में आ गया। अब यहाँ पर देखिए अगर कटे तो काट लीजिए, कटेगा तो 5 से काटेंगे, तो 5 से काटेंगे तो यहाँ हो जाएगा 15, और 5 से काटेंगे 5 दूनी 10 5 40, तो ये 15 बन जाएगा, ये 28 बन जाएगा। तो आप देख सकते हैं कितने परसेंट, ये लिखा है कितने परसेंट अधिक है, तो ये कितने परसेंट अधिक है, तो ये कितना अधिक है यहाँ पर देखिए, और 8 5 13 अधिक है। ठीक है ना, तो बस ये अधिक कितना है 13 बेटा, तो अधिक कितना है 13, तो यही अधिक परसेंट निकाल लीजिए। तो अधिक परसेंट बराबर 13, अधिक किस में निकाला जाता है कम वाले पर, तो अधिक 13 निकाल लेंगे 15 पर कितना परसेंट है। ठीक है, तो आप इसको हल करेंगे तो ये आ जाएगा 20, 5 से काटेंगे ये काटेंगे 3, है ना, 13 दूनी 26, 260 और बटे 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर काटेंगे 3 से, यहाँ पर 3 24, ठीक है, और यहाँ पर देखिए 3 24, 2 बचेगा, 3 18, 86 दशमलव कुछ आ रहा है। इसमें ऑप्शन नंबर 1 ही ऐसा है कि जहाँ 86 है 2, है ना, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, 86.6, ये पूरा कटेगा नहीं, यहाँ पर 86.67 इस तरीके से आएगा, जो भी है ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। ठीक है ना, आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आएगा, और कोशिश हमारी यही रहेगी कि जितने भी पिछले एग्जाम हुए हैं सब तुम्हें एक एक करके दे दें। ठीक है ना, और ताकि आप लोगों को क्या हुआ मदद मिल सके, और आने वाले एग्जाम में आप लोग बहुत अच्छी तरीके से सफलता प्राप्त करें। ठीक है ना,
थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस टाइम सबको।